So hello everyone, welcome back to channel Educational World. Hope you are doing great. So previously with a new interesting video. Okay. So previously पहले के पार्ट में हमने अलॉटमेंट किया था, वो हमने रफली देख लिया था कि मतलब फिर से हम रिकॉल करेंगे कि अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है. सो फर्स्ट बेसिकली फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने वहाँ पे ही हमने एंड अप किया था. सो मैंने लास्ट में बताया था व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट. कंपनी को एक ड्रीम नहीं आएगा कि हाँ आपको मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप शेयर होल्डर्स दे दो. ऐसे ही शेयर होल्डर्स को भी सपना नहीं आएगा. ओके. सो इसके लिए एप्लीकेंट को उनका एप्लीकेशन सबमिट करना पहला ही इम्पोर्टेंट स्टेप कंसिडर कर सकते हो. सो इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब होता क्या है कि प्रीवियसली अनअलोकेटेड शेयर्स मतलब ऐसा शेयर्स अलॉटमेंट. अलॉटमेंट मतलब क्या, कंपनी अपना शेयर्स देती है मतलब गिविंग. उसका ही इंग्लिश में मतलब होता है एलोकेटिंग. ठीक है. सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है. सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट ऑफ किधर से, जो प्रीवियसली पहला जो कंपनी ने दिया था उसमें से नहीं. मतलब एक कम्प्लीटली फ्रेश इशू होना चाहिए. और यहाँ पे क्या अनअलोकेट कैपिटल ऑफ द कंपनी टू द पर्सन्स. इसे किसी कोई भी पर्सन्स को नहीं देना है. जिसने एप्लीकेशन दिया है उन्हें ही वो शेयर्स देना है. तो ये प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. और इस वीडियो में पूरा हम ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा है. आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो लॉ रिलेटेड है. तो यहाँ पे आप कई बार आपके क्वेरी रहती है कि एसपी के पेपर में हम लोग ओन वर्ड्स में लिखे तो चलता है क्या. तो यस, एट टाइम्स इट वर्क्स. क्या पॉइंट होना चाहिए कि क्या कि जो भी आप लिख रहे हो वो एज अ पॉइंट करेक्ट होना चाहिए. और बाद में की जो हम बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. बट यहाँ पे कई आंसर्स एसपी में ऐसे होते हैं जो प्रोविजंस वाइज रहते हैं. प्रोविजंस मैंने आपको पहले ही बोला था, एक प्रॉपर स्टेप्स और प्रोसीजर्स रहते हैं कि फर्स्ट सपोज फर्स्ट आपको ये काम करना है, उसके टास्क के बाद में ये करना है. तो ये फॉलोड प्रोसीजर्स हैं. तो यहाँ पे आप अल्टरनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने बोला जो लास्ट प्रोसीजर है वो मैं फर्स्ट लिख दूंगा और जो सेकंड प्रोसीजर है वो मेरा इंटरचेंज करूँ. तो ऐसा में नहीं होता है. तो एसपी के इस पार्ट में आप बोल सकते हो कि आपको बहुत कॉशियस और आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो यहाँ पे स्पेशली आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये यूजुअली हम लोग के जो हमारे टीचर्स से हमने हम लोग को बोला था, गाइड किया था कि अगर आपको आता है, इफ यू आर वेल कॉन्फिडेंस ओवर द आंसर देन ओनली गो फॉर द आंसर्स. क्योंकि पॉइंट नहीं है अगर आप अगर आपको कोई अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ये सिलेक्ट करो तो ठीक है अगर आपने प्रिपेयर किया है. बट अगर इसके ऑप्शन में अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप वो आंसर्स को प्रेफर दो. प्रोविजंस वाले आंसर्स आपको एसपी के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और कुछ सेट क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से भी मिलेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है या तो किसी तीन आंसर्स आपसे मिलते जुलते रहेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 और एक लास्ट में ऑप्शन दे दिया यहाँ पे इस चैप्टर में से 3. एट टाइम्स आंसर्स के चांसेस होते हैं. एट टाइम्स ये आंसर्स में आपको बहुत एकदम सीरियस लेना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो. अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज अटेम्प्ट मत करना क्योंकि अननेसेसरी आप मार्क्स लूज कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे अगर मार्क्स कट होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे पेपर चेकर्स 101% चेक करेंगे कि आपके प्रोविजंस क्या है. फर्स्ट प्रोसीजर से गलत लिखा, सेकंड प्रोसीजर इसलिए आई एम नॉट देयर टू स्केरिंग यू. पर हम अच्छे से ये भी पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या अलॉटमेंट. चलिए आज का वीडियो आज ही स्टार्ट करते हैं. ओके. सो क्या है कि द कंपनी, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने देखा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, तो बेसिकली हमने देखा पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग शेयर्स होता क्या है. तो हमने देखा कि शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ठीक है. फिर हमने बहुत से पार्ट देखे कि एक कैपिटल, शेयर कैपिटल एक कंपनी का कैसे डिवाइड होता है. जैसे कि अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप कैपिटल, जो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब पूरा चार्ट हमने स्टडी किया है. ठीक है. फिर बाद में हमने देखा मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. जिस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में कंपनी कैसे एक्ट करती है. जब पब्लिक को देने देते हैं तो इट्स वे ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू. फिर अगर एम्प्लॉयज को देना है तो ईओएस, एसआरएस, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये अलॉट करके कंपनी अपने शेयर्स देती है. फिर ऑल्सो
अगर कंपनी ने चाहा तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, नॉट मोर देन 200, और वो भी सिलेक्टेड पर्सन रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो प्राइवेटली, मतलब या कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर होल्डर्स नहीं आते, या पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन रहते हैं, नॉट मोर देन 200। तो ये था मेथड्स ऑफ इशू। बट जब हम बात करते हैं इशू, मैंने लास्टली बताया था कि इशू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। और ये ह्यूमन स्टूडेंट के जब मैं मुझे भी ये डाउट हुआ कि क्या इशू ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर बोथ सिमिलर, बट टेक्निकलिटी देखने जाते तो लॉजिकल टर्म्स में इशू ऑफ शेयर्स इज अ सेपरेट एंड अलॉटमेंट इज विद सेपरेट। इशू ऑफ शेयर्स में होता क्या है कि हम एक कंपनी जस्ट इशू करती है, बट अलॉटमेंट में क्या डेफिनेशन था कि प्रीवियसली वो शेयर्स अब हमें फिर से इशू नहीं करना है। सपोज बहुत से भी टाइप होते हैं इशू ऑफ शेयर्स में, कि जैसे कि फोरफिटर ऑफ शेयर्स हुआ, हम आगे जाके इसका शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ, ट्रांसमिशन हुआ लीगली बाय हायर। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी के पास में अपने शेयर्स आते और उस कंपनी ने किसी दूसरे एप्लीकेंट को दिया, तो ये हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो लीगली हो रहा है, ऑन पेपर हो रहा है, या तो बायबैक ऑफर में हुआ, तो इसे इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। पर जब भी हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट था इशू ऑफ शेयर, जहाँ पे कंपनी प्रीवियसली जो शेयर्स है, मतलब जो ट्रांसमिशन ट्रांसफर, आप तो बोलेंगे कि हमें ट्रांसफर नहीं मालूम है तो डोंट वरी, इसका शॉर्ट नोट्स आएगा। बट अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या होता है। अलॉटमेंट ऑफ में क्या है कंडीशन, कि जो प्रीवियसली में जो भी है, मतलब आपके पास शेयर्स है ट्रांसमिशन से, किसी ने आपको दिया, रिनाउंसिएशन करके कंपनी के पास आया, कंपनी के अकाउंट में, तो वो आपको, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, वो अलॉटमेंट नहीं कहा जा सकता। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अलोकेटिंग शेयर्स, मतलब किसी को देना, किसको देना, जिसने अप्लाई किया है बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन। कंपनी के पास में एप्लीकेशन आएंगे और वो जो कंपनी देगी शेयर्स, वो इशू हम बोलते हैं, जब हम कंपनी देती है शेयर्स तो हम इसको इशू बोलते हैं। बट ये इशू कंप्लीटली फ्रेश होना चाहिए, मतलब प्रीवियस की जो स्टफ्स है शेयर्स, वो आपको बेच के आप बोल रहे हो कि मैंने अलॉटमेंट किया, तो वो जस्टिफाइड नहीं होता है एज अलॉटमेंट। मतलब दिस वाज द कॉन्सेप्ट। पर आज के वीडियो में हम यही देखेंगे और यही सीखेंगे कि अलॉटमेंट का प्रोसीजर्स क्या है, एक कंपनी अपने शेयर्स सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट होने होते कौन से प्रोसीजर से कैसे जाती है कंपनी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक एंड आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी फर्स्ट कंपनी क्या करेगी, अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है एप्लीकेंट के लिए। कौन, जो सब्सक्राइबर्स, जो हमें क्या करेंगे, सब्सक्राइबर्स इसको फिल करेंगे फॉर्म, इसमें बेसिक डिटेल्स और सब रहेगा, सबमिट करेंगे विथ, क्या करेगा, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी के साथ में। एप्लीकेशन तो आप दे ही रहे हो, साथ ही साथ जो इनिशियल जो एप्लीकेशन मनी रहेगा वो कंपनी के बैंकर्स, अभी जो कंपनी इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन लेगी तो वो वेल एडवांस अपने बैंकर्स भी पे करेगी कि मेरे इश्यू में बैंकर्स कौन होगा। तो एट टाइम्स मे बी कंपनी के जो भी मर्चेंट रहेंगे, तो एट टाइम्स वो बैंकर्स हो जाएंगे। बाद में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स, बोर्ड का भी अप्रूवल होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन। ये बोर्ड भी गो थ्रू करेंगे एक बार एप्लीकेशन कि कौन से एप्लीकेशन आए, एक रफ गो थ्रू करेंगे, कभी बोर्ड मीटिंग, पासिंग रिजोल्यूशन, बाय पासिंग रिजोल्यूशन। देखिए बोर्ड में जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रहते हैं, और इसके बाद में जब बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रिजोल्यूशन करेंगे, नाउ इसे हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जहाँ पे कंपनी ने क्या किया अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में, कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में प्रोस्पेक्टस दिया, एप्लीकेंट जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, प्लस एप्लीकेशन मनी के साथ में, क्या किसको, कंपनी के जो ऑथराइज बैंकर्स रहेंगे उनमें। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्रूवल देंगे सच एप्लीकेशंस के लिए बोर्ड मीटिंग में। कैसे देंगे अप्रूवल, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। इस प्रोसेस या तो ये इतना जो पार्ट है वो हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बाद में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू अलॉट शेयर्स। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया रहता है। अभी बोलोगे कि ये पावर किसने देगा, तो ये पावर है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये कुछ पावर्स दिया है। स्टैंडर्ड 11th में अगर आपने एसपी लिया था
तो पावर्स, ड्यूटीज और टीएमटी चैप्टर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजर्स, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आपको नहीं है तो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला है कि फॉलोइंग कंपनीज, ये जो कंपनी है, ये कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स, शेयर्स का मतलब ही सिक्योरिटीज है, ओके, इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये इसको बोलते हैं डीमैट फॉर्म। आजकल के टाइम पे मोस्टली मोस्टली शेयर्स डीमैट थ्रू एनएसडीएल, जो हमारे जो आगे वाले चैप्टर्स है वो हम पढ़ेंगे। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल ये हमारे टू डिपॉजिटरीज है हमारे कंट्री इंडिया में, जो डीमैट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। डीमैट क्या होता है? तो डीमैट का मतलब होता है सिंपली इलेक्ट्रिक फॉर्म, जो अपना बोलते हैं वेब में, जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें मालूम पड़ता है कि वी अंडरस्टैंड कि ऐप थ्रू कि हमारे कितने शेयर्स है। तो वो डीमैट हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं विद इंटरनेट, ऑनलाइन। पहले के ज़माने में क्या, शेयर सर्टिफिकेट पे पेपर लाओ, फिर पहले के ज़माने में ये डॉक्यूमेंट लाओ, पेपर पे वो शेयर देते थे, कैसा करता। तो नाउ बिकॉज नाउ अभी सब टाइम चेंज हो गया है, तो इसीलिए डीमैट फॉर्म हो गया है। और ये अभी लॉ में भी कैसा रहता है कि अगर कुछ चेंजेस कराने पड़ते हैं तो हम अमेंडमेंट्स लाते हैं। तो वैसे ही कंपनीज एक्ट 1956 अर्लियर था, तो उसके भी चेंज हुआ और कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर, जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है, अगर उसका एक्सेस होता है 10 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको डीमैट फैसिलिटी में करना पड़ेगा डीमैट। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, मतलब जो कंपनी पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं है, फॉर इट्स न्यू इशू, अगर उसके न्यू इशू के लिए है विद इफेक्ट, यहाँ पे बोला है कि 10 सितंबर 2018 के बाद में जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो अगर न्यू इश्यू करती है, तो आज उस डेट के बाद से आपको डीमैट फॉर्म में करना पड़ेगा। बाद में सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज may be prescribed, अगर कंपनीज एक्ट में कुछ क्लास ऑफ कंपनीज ने बोला है कि ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज को डीमैट के फॉर्म में करना ही करना है, तो आपको कंप्लायंस ऑफिशियली करना पड़ेगा। ओके, सो इतना था। और अभी क्या हुआ कि आपने समझा कि ठीक है, डीमैट फॉर्म में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर पावर दिए रहते हैं अलॉट करना शेयर्स, ठीक है, आपने देखा कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला ये 10 करोड़। बाद में एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में कर सकती है। ऑल्सो कंपनी को फ्रीडम दिया है टू कन्वर्ट इस शेयर्स, यहाँ पे भी आपने देखा कि इतने सारे कंडीशंस दिए। अगर सपोज मेरी कंपनी इस कंडीशंस में फुलफिल नहीं होती, तो भी अगर आप चाहो तो आप शेयर्स डीमैटेरियलाइज फॉर्म में एनी पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हो। यूजुअली इन करंट सिनेरियो ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स आर टुडे ट्रेडेड इन डीमैटेरियलाइज फॉर्म। ओके, यहाँ पे कंपनी को फुल फ्रीडम दिया रहता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना डीमैट में एनी पॉइंट आप कर सकते हो। कंपनी इशूज इशूइंग शेयर्स इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म हैज टू कंप्लाई। मैंने बोला कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना। ये न्यू वर्ड है लीगल टर्म में। कंप्लाई मीन्स लीगल कंप्लायंस, जो बोलते हैं हमें फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब आप बोल सकते हो रूल्स, रेगुलेशंस रिगार्डिंग व्हाट, कौन से प्रोविजंस? अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये क्या डिपॉजिटरीज है अभी के लिए पॉज लेते हैं, जिससे चैप्टर्स आएगा आपको मालूम पड़ेगा। डिपॉजिटरीज एक सिस्टम है जो एक कम्प्लीटली बाइंग ट्रेडिंग, जो शेयर्स हैं जो डीमैट फॉर्म में रहते हैं, तो कैसे बायर सेलर्स ट्रेडर कहाँ पे मीटअप करते हैं, पूरा फंक्शंस क्या है और डीमैट, तो ये पूरा डिपॉजिटरी का फंक्शन है। तो इन चैप्टर नंबर शायद से आई गेस चैप्टर नंबर 9, एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर्स है डेडिकेटेड, तो वहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे डीपली। यहाँ पे हम फोकस क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता कैसे है। ओके, तो इसके प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे कंपनी को, रेगुलेशंस इशूड अंडर देयर। ठीक है, अभी क्या है 3.4.1 क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट कैन बी अल्टर, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो पॉइंट आप अल्टर कर सकते हो, और अगर करना है तो अच्छे से देखने का क्या है। तो फर्स्ट क्या है, प्रोविजंस और कंडीशंस, हम बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट।
क्या ऐसे कंडीशंस है जो नेसेसरी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट एवरी कंपनी, ठीक है, क्या है, कलर चेंज करते हैं। एवरी कंपनी इश्यू शेयर्स हैज टू कंप्लाई, ठीक है, हैज टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब जो भी रूल्स इन्होंने बनाए रहेंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप कंपनी ऐप में स्टैब्लिश की है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अ पब्लिक कंपनी हैज टू फॉलो द कंपनीज क्या, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, शेयर्स। ओके, सिक्योरिटीज रूल 2014 जो है, प्लस सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने क्या जो रूल दिया है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। आप बोलोगे कि बहुत हेवी जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कितना याद रखें, जस्ट लिसन। और अगर आपको लगे कि आपको नया वर्ड है, जस्ट अंडरलाइन कीजिए, हम ट्राई करेंगे जितना इजी हो सके उतना इजी रखें। सो अलॉटमेंट करने के लिए शेयर्स कंपनी को फुलफिल दो पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और एक होता है हमारे जनरल प्रिंसिपल्स। स्टैट्यूटरी मतलब का मतलब होता है लीगल, कहीं ना कहीं रूल्स। अभी एक कंपनी है, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अभी उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए रहेंगे जो वो प्रोविजंस को फॉलो करना। प्रोविजंस मतलब क्या, रूल्स। और जनरल प्रिंसिपल्स मतलब क्या, प्रिंसिपल्स आर व्हाट दैट आर एक्सेप्टेड जनरली। तो वो हमारे बन जाएंगे जनरल प्रिंसिपल्स जो हर कंपनी फॉलो करती ही करती है। ओके, so first हम देखेंगे statutory provisions. So these are the provisions laid down by the Companies Act 2013. क्या बोलते हैं ये Companies Act 2013 का provisions? If us आपको registration of prospectus करना जरूरी है, आपको prospectus का registration करना जरूरी है, एक copy must be filed with the register of company ROC for registration। आपके पास एक कॉपी आरओसी के पास होना चाहिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के डेट से पहले आरओसी के पास एक कॉपी होना चाहिए। और दिस प्रोस्पेक्टस मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है जिस हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे कंपनी का नेचर, इशू, जो भी हमने पहले दिखा था, ये सब मेंशन होते हैं। ये किसने साइन करना चाहिए, प्रपोज डायरेक्टर्स, जो अप्रूवल दे रहा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, उस डायरेक्टर्स जो भी है वो उनके साइन होना चाहिए। इन केस अगर आपकी कंपनी न्यूली फॉर्म है तो उसका डायरेक्टर्स, अगर हमारे डायरेक्टर्स अपॉइंट है, और हिज ड्यूली ऑथराइज एडवोकेट, लीगल अगर कोई एडवोकेट रहेगा तो उनका सिग्नेचर। बाद में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की में हमने क्या देखा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, बाद में एप्लीकेशन मनी। अभी कंपनीज एक्ट स्टेट्स, कंपनीज एक्ट में भी बोला है कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन मनी हैज टू पे अ मिनिमम 5%। अगर आपने 5% अमाउंट होना ही चाहिए, मतलब किसी भी कंपनी ने अपना इशू कर दी है सप्लाई, तो एटलीस्ट उसका एप्लीकेंट जो इंटरेस्ट ले रहा है कंपनी में, उसे एटलीस्ट पे करना है 5%, उससे ज़्यादा नहीं। nominal amount, the 5% nominal amount of the shares or such other amount as may be specified by SEBI। अगर 5% एप्लीकेशन मनी का हो, अगर तो जो भी नॉमिनल अमाउंट है जो स्पेसिफाई की है सेबी ने, तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सेबी है स्पेसिफाइड, सेबी ने आगे स्पेसिफाई किया है, फॉर पब्लिक शेयर, फॉर पब्लिक कंपनीज एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25%। पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेशन मनी मिनिमम 25% है ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। किसका, 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब आपके शेयर्स 500 रुपीज है तो 500 रुपीज का 25% तो आपका एप्लीकेशन मनी हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड इन द बैंक, या आपको पेमेंट कैसे करना है, बैंक। कोई भी अगर आपको उठ के बोले कि मैं कंपनी का, मैं रिलेटेड हूँ, मेरे रिलेशन से कंपनी में, आप मुझे एप्लीकेशन मनी नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, आपको एप्लीकेशन मनी पे करना है कहाँ पे, बैंक में, एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। ठीक है, इतना क्लियर। बाद में थर्ड स्टेप्स क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज क्या, मिनिमम अमाउंट मतलब इतना शेयर्स तो आपका होना ही चाहिए।
मतलब इतना शेयर्स होना ही चाहिए ना टेकन और ब्रॉड बाय सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मतलब ये वही लोग हैं जो आपके कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स, जो आपने सब्सक्रिप्शन उठाया है तो उतना टेक ओवर होना ही चाहिए पब्लिक से। Now this amount is mentioned in the prospectus। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिया रहेगा कि मिनिमम इतना सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, और इसका भी रूल्स है कि इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days। 1 मंथ, अगर 1 मंथ के अंदर ही कलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम, आप कब से, फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर आज आज 27 या 28 है, तो आज से 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ही वो अमाउंट रिकवर होना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। फिर सेबी ने हैज स्टेटेड कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशू होना ही चाहिए तो आपका इशू सक्सेसफुल आप कंसीडर कर सकते हो। अगर यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट, अगर नॉट नेसेसरी कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन फुल हुई, एट टाइम्स में भी नहीं भी हो सके, एट टाइम्स यूजुअली डू नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या कि इट मींस द इशू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो अप्लाई किया शेयर्स वो लेस निकले एज कंपेयर टू द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं हमारे शेयर्स अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में दें। बाद में क्या हुआ, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, दिए गए टाइम के अनुसार हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर पाए, सो क्या करेंगे कंपनी, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है एज हमारे पास एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर्स। ये जो जिन लोगों से हमने पैसे लिए एज ए एप्लीकेशन मनी, वो हमें रिटर्न करना होगा विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अगर आपकी कंपनी 15 दिन में क्लोजर ऑफ इशू कर रही है, क्लोज उसका इशू हो रहा है, तो 15 दिन के अंदर आपको वो सब एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है। कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहेगा, कंपनी के पास, ओके। बाद में तो अवॉइड, क्योंकि इतना बड़ा लॉस कोई ऐसे ही जाने नहीं देगा, क्योंकि कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि अपना इशू इतना अनसब्सक्राइब हो गया, कंपनी मार्केट्स में भी इमेज खराब होता है कंपनी का। तो इसके लिए, तो अवॉइड करने के लिए सच सिचुएशन, कंपनी में एंटर यहाँ पे अलाउंस दिया है कि आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट कर दो। यहाँ पे अंडर राइटर्स कौन है, तो आप बोल सकते हो अंडर राइटर्स मतलब ये जो एजेंट्स हैं जो कंपनी इनके साथ अंडर राइटर्स करते हैं। मतलब एट टाइम्स प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपनी के बैंकर्स ही हो सकते हैं। तो एट टाइम्स एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो अंडर राइटर्स अग्रीमेंट मतलब क्या, कुछ बैंक जो उनके कंपनी के बैंकर्स रहते हैं वही एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनी के साथ में कि अगर देखिए आपका अगर इशू सब्सक्रिप्शन, अगर आपका इशू अनसब्सक्राइब हो रहा है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जो भी शेयर्स है रेस्ट अमाउंट वो हमारी बैंक ले लेगी शेयर्स। तो इस तरह से क्या होएगा, कंपनी का भी बेनिफिट हो जाएगा और बैंकर्स को भी बेनिफिट प्रॉफिट जो भी इसमें का है वो मिल जाएगा। ये देखिए अंडरराइटिंग में क्या होगा, अगर सब्सक्रिप्शन फेल हुआ तो कंपनी और जो प्रोस्पेक्टस है, डायरेक्टर्स सबको लॉस होगा। इसके लिए अगर अपने शेयर्स बैंकर्स को रहते तो उनको दोनों को विन विन प्रॉफिट भी मिलेगा। बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझा कि फर्स्ट क्या रजिस्टर करना है प्रोस्पेक्टस को, सेकेंड एप्लीकेशन मनी का रिक्वायरमेंट क्या है कि पब्लिक कंपनी के लिए 25%, ओके। और ये जो भी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अटेन करना है, ये सब हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस की इशू कल करना है। सेबी ने बोला 90% इशू होना ही चाहिए। अंडरराइटिंग आर्गुमेंट आपने अभी देखा। बाद में क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो भी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट लगाए रहते हैं वो बंद भी करना जरूरी है। एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज तक आप ओपन करो एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। 10 दिन से ज्यादा भी नहीं, और एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज तक आप वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रखिए। यहाँ पे एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट चालू ही नहीं हुआ, 1-2 महीने के पहले ही आपने बोल दिया कि शेयर होल्डर्स आ गए तो सब्सक्राइबर्स वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने से ओपन ओपन जब होगी तभी
जो भी सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। क्या बेसिस होता है अलॉटमेंट का, कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस which will be decided for each category of subscribers। ठीक है, each category of subscribers के लिए उसका allotment of shares, मतलब किसको कितना रेशियो में शेयर्स बांटना है वो हर एक कैटेगरी ऑफ शेयर सब्सक्राइबर्स में डिसाइड हो जाएगा। कि यहाँ पे इसका भी एक मीटिंग लगता है बोर्ड की किस किन 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 लोगों को कितना शेयर्स देना है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो उनको ऑफर लेटर ऑफ रिग्रेट लिखना होता है। ओके, अभी कंपनी के साइज कितना है वो इसके हिसाब से वो फिक्स होता है। बाद में अगर अगर आपका लक अच्छा हो और वो सब्सक्राइबर्स हो जाए सब्सक्रिप्शन, तो वो सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा कि वो एक्सेस जो है वो आपको रिवर्ट कर देने का है। अगर वो सब्सक्रिप्शन हो गया व्हेन एप्लीकेशन रिसीव, यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंपनी ने मांगा खाली 1 लाख का, एप्लीकेशन है 1,20,000 के लिए, तो वो 20,000 का क्या करना है, तो 20,000 भी अपने पास नहीं रखना है, वो फिर से रिफंड ही करना है। वैसे सेबी डज नॉट, देखिए सेबी ने पहले ही बोला है कि डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस सिक्योरिटीज। आप बोलोगे कि चलो ना अभी अच्छा एक्सेस मिला ही है तो रख लेते, ऐसा नहीं रहता है। जो भी एक्सेस हुए वो कंपनी रिफंड कर देती है, कंपनी को अपने पास नहीं रहते हैं। जितना प्रेस्क्राइब और इतना क्राइटेरिया कंपनीज को दिया है, कंपनी उतना ही कंपनी के पास उतना ही फॉलो करना पड़ता है। ओके, so offered securities offer for a document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer। यहाँ पे भी कंडीशन दी है कि 10% से ज़्यादा नेट ऑफर का ऑफर नहीं दे सकते। ठीक है, साथ क्या है, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए आपकी कंपनी अगर इश्यूज कर रही है शेयर्स और ये सब स्टॉक्स पे है, तो आपको फर्स्ट प्रायर चेक करना पड़ेगा कि परमिशन है कि नहीं आपके पास। होना समझा, आपने अपने सब्सक्रिप्शन का चालू करके ये सब कर दिया, अगर आपके पास ऑफिशियल परमिशन ही नहीं है तो कितना वो रहेगा, कि कितना वो फ्लॉलेस रहेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है और आपने कैसे कैसे इशू करने स्टार्ट कर दिए। ऐसा है। सो दिस फिर बाद में क्या है लास्ट में, तो एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग, ये पब्लिक ऑफर से पहले ही आपको परमिशन लेना होगा। अप्लाई टू वन और मोर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो भी एनएससी बीएससी है, उनको सीक प्रायर करने के लिए कि हाँ उनको इंटीमेट कर दो कि हम लोग को लिस्टेड करना है, तो हमारे शेयर्स आपके साथ लिस्टेड कराने के लिए वो है। तो प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन रहेगा कि ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। हेलो हेलो हेलो, तो हेलो, तो परमिशन सबको पहले से डील करना पड़ेगा। तो मैं जैसे भी आपको बोला था, सॉरी, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको परमिशन ड्यू प्रायर रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स। आपको अपॉइंट करना पड़ेगा मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। बहुत से एजेंसीज का आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स, जो हमें हमारे इश्यूज में हेल्प करेंगे, टू एक्ट एज अ मैनेजर्स थ्रू द पब्लिक इशू। ये हमारे मैनेज करेंगे पूरे पब्लिक इशू में, जो भी सब्सक्रिप्शन आएगा तो ये अपॉइंट करेंगे। ऑल्सो टू अपॉइंट रजिस्टर, जो रजिस्टर आएगा तो इशू करने के लिए जो भी एक पर्सन है, कलेक्टिंग बैंकर्स हो गया, अंडर राइटर्स हो गया, ब्रोकर्स हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। तो ओके, सो आई एम जस्ट नॉट ज़्यादा लेंथी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा एम था कि जनरल प्रिंसिपल्स भी कवर करूँ, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं टॉपिक। इसलिए जनरल प्रिंसिपल्स का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स भी उसका प्रॉपरली हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स फिर से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में 3.4.2 जो प्रोसीजर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैं, इस आंसर्स में ये जो पॉइंटर्स है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ये वाला जनरल प्रिंसिपल्स तो हमें कवर करने ही है। और ये जो 3.4 पॉइंट है, ये आंसर्स आप लिख सकते हो कि ये जो पॉइंटर्स है वो आपको फॉलोइंग प्रोसीजर्स, ये फॉलो जो भी पॉइंटर्स है वो आपको जो लाइन से ही लिखना पड़ेगा, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा रूल्स है। आप ऊपर नीचे करेंगे तो अल्टीमेटली पूरा आपका आंसर्स रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए ये थोड़ा लेंदी है।
और उसके बाद में हम डेडिकेटेड एक शॉर्ट नोट्स के लिए वीडियो रहेंगे जहाँ पे पूरा शेयर सर्टिफिकेट हो, फिर जो क्या है कंटेंट वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे, कौन सी नदी है, फुल फ्यूचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है, ट्रांसफर्स क्या होता है, फिर जो आगे का रेस्ट ऑफ चैप्टर्स कैसे हैं, फिशिंग लिस्ट बिटवीन भी हम देखेंगे कैसे कवर हो। ओके, सो आई होप टिल देन टाइम आप जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करें। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, मेरे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी 12th स्टैंडर्ड का वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आपके अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोस डालने के लिए। और जो भी अपने तमाम ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। हम साथ में आपके प्रीलिम्स भी हम अच्छे से करना है, क्योंकि प्रीलिम्स देना भी ज़रूरी है फॉर अ 12th स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दो अच्छे से दो पेपर्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम जो भी है हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और मेरा ये वीडियो नहीं है कि 12th के एग्जाम में जैसे 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 पढ़ाना है, जो भी पढ़ाऊँगा डेडिकेटेड से फॉर्म से ही पढ़ाऊँगा। और इसी तरह आज की वीडियो यही पे समझ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।